राज्य स्तरीय आदिवासी गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती जी की गाथा स्थापना एवं राज्य स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक जन जागृति कार्यक्रम निवारदे जिला खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश के आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, सेवा जोहार है। आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे एक बात तो तय हो गई, ये जो आयोजन समिति है और इसके जो आयोजन समिति के लोग हैं, भाई रामदेव जी हैं, इन लोगों को एक बधाई देना चाहता हूं। पहली बधाई तो आपको कि आपके पुरखों को इतिहास की किताबों से गायब करके या बहुत थोड़े में निपटाकर कुछ लोगों को यह भ्रम था कि इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के नायकों को अगर इतिहास की किताबों में पढ़ाएंगे नहीं तो कुछ दिन बाद लोग उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि आज जब आप अपनी वीरांगना दुर्गावती जी को याद कर रहे हैं तो आज के दिन इसी मध्य प्रदेश में इस देश के प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगा है और मजबूरी में और आपको धोखा देने के लिए वो लोग भी उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन इसकी बधाई आपको है कि आपने उनको मजबूर कर दिया है कि अगर आदिवासी का वोट लेना है तो दुर्गावती देवी को याद करना है। और दूसरी बधाई आयोजन समिति के लोगों को। मैं एक बात बहुत दावे से कहना चाहता हूं कि जहां इस देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा होगा वहां खूब आलीशान व्यवस्था होगी, बैठने का इंतजाम होगा, धूप नहीं होगी, महंगा मंच लगा होगा, खाने पीने का इंतजाम होगा। कार्यक्रम के आने से पहले या जाने के बाद कुछ विदाई भी दी गई होगी। फिर भी कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री तक में शायद इतनी क्षमता नहीं है जितनी इस आयोजन समिति के पास है कि इतनी कड़ी धूप में आप सब लोग यहां पर बैठे हैं और एक अनुशासन में इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं आप सब की हिम्मत को सलाम कर रहा हूं कि भाई आपकी हिम्मत है इसलिए आपने हमें हिम्मत दी है। वरना घर में शादी ब्याह हो तब भी बारिश हो जाए, धूप आए तो घर वाले साथ छोड़ देते हैं। यहां तो पूरा समाज यहां इतनी ताकत में बैठा है तो यह आपकी हिम्मत का नतीजा है और आपकी ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आपके सपनों का भारत बनेगा। मुझे इस बात को आज यहां से भरोसा मिल रहा है। और आज इस कार्यक्रम में हम जैसे लोगों का आने का मकसद क्या है? मैं जिस जाति से आता हूं वो संविधान की सूची में ओबीसी में आती है, पिछड़े वर्ग में आती है। आप सब में से अधिकांश लोग आदिवासी समाज से आते हैं और संविधान की भाषा में शेड्यूल कास्ट उसके लिए कहा गया है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के भी लोग होंगे। हमारे जैसे लोगों का आपके बीच में आने का मकसद एक ही होता है और वो मकसद ये है कि हम और आप में कुछ चीज ऐसी है जो एक जैसी है और हमें लगता है कि थोड़ा बहुत अन्याय जो हमारे साथ हुआ वैसा ही अन्याय आज आपके साथ हो रहा है तो हम सबका दर्द एक है, इसलिए हम एक जगह खड़े होकर इसकी दवा के लिए लड़ाई लड़ने आते हैं और हम इसलिए इस मंच पर खड़े होकर आपसे एकजुटता का अपील करते हैं। ओबीसी समाज में आने वाली अधिकांश जातियां
वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, इस धरती जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई है। और जब भी मैं आदिवासी समाज के सम्मेलनों में जाता हूं तो ये देखता हूं कि दुनिया में बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत लोगों की पूजा होती है, मगर जिन लोगों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है और जो आज भी इस दुनिया और धरती को रहने लायक बचाए हुए हैं वो आदिवासी हैं। इसलिए आदिवासियों के साथ खड़ा होना असल में अपने वजूद के साथ खड़ा होना। आज अगर आदिवासी न होते, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो इस दुनिया के मूल निवासी आदिवासी हैं, वो अगर न होते तो ये दुनिया कब तक रहने लायक नहीं बचती। क्योंकि बाकी लोग इस दुनिया का, इस जल जंगल जमीन का, इससे मोहब्बत नहीं करते। वो चाहते हैं कि इन पहाड़ों के नीचे अगर कोई खनिज संसाधन है तो उसको लूट ले जाओ। आपकी जमीन कीमती है तो उस जमीन की दाम की कीमत देकर उसे खरीद लो। आपका जल जंगल अगर है तो उसको कीमत देकर खरीद लो, बेच लो। मगर आप वो लोग हैं जो इस कुदरत को मोहब्बत करते हैं, पूजते हैं। और मैं एक रिश्ता हर जगह बताता हूं, हम ओबीसी समाज के लोगों के भी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और वहां भी अगर ओबीसी समाज के लोगों का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर ऐसा होगा और आप उसमें जाएंगे तो वही पीला गमछा वहां भी मिलेगा, जो पीला गमछा आपके शान और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए हमारी और आपकी संस्कृति कई जगह पर एक मिलती है, क्योंकि हम लोग भी इसी कुदरत, इसी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तीज त्योहार बने तो वो सारे तीज त्योहार ऐसे बने हैं कि कोई फसल कटे, कोई फसल बोई जाए, तब उसकी जब पूजा होती है उस समय उत्सव मनाया जाता है। और जब आदिवासी समाज के बीच जाता हूं तो देखता हूं कि वो सब और ज्यादा मनाते हैं, वो कुदरत से मोहब्बत करते हैं। और वो मोहब्बत किसी धर्म, किसी मजहब, किसी बाकी चीज से बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो जिस धरती को रहने लायक बनाती है, अगर यह धरती रहने लायक नहीं बचेगी तो कोई धर्म बचेगा क्या? कोई बाकी चीज बचेगी क्या? और जब धर्म की बात आई है तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जागरूक समाज है तो वो जानता होगा, लेकिन फिर भी इस मन से ये बात कहने की जरूरत है। आज हम किसको याद कर रहे हैं? रानी दुर्गावती को याद कर रहे हैं। वो कौन थी? वो एक ऐसी वीरांगना जो इस गोंडवाना प्रदेश की, जब उनके जिनसे विवाह हुआ था उनका निधन हो गया, वो रुखसत कर गए, तो इसी देश में आज भी आप याद करना, इशारा समझना, धर्म की किताबों में और पूजने के लिए क्या लिखा था? पति अगर मर जाए तो पत्नियों को जौहर कराते थे, सती बना देते थे, जिंदा पत्नियों को चिता पर रखकर जला देते थे और देवी मानकर उसको पूजते थे। ऐसे धर्म के सामने रानी दुर्गावती जी जैसे लोग चट्टान की तरह खड़े हैं कि हम चिता पर जलकर मरे नहीं, हमने हाथ में तलवार उठाई और अपने हकों के लिए और अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए हमारे नायक और हमारी नायिकाएं ऐसी हैं। आपके धर्म में तो जिंदा मार दिया। अगर वो धर्म सही तो रानी दुर्गावती नहीं होती हमारे बीच। इसका मतलब तुम्हारे और हमारे बीच बहुत अंतर है। तुम अलग हो। तुम्हारे धर्म की किताबों में जाति व्यवस्था लिखी हुई है। तुमने अपनी किताबों में लिखा कि ये जाति व्यवस्था उसने बनाई है जिसने दुनिया बनाई, और उसके नाम पर किसी को कहा कि वो बड़ा है, उसका सम्मान करो, और उसने बड़े होकर जाति व्यवस्था बना दी और हमें ये बता दिया तुम अगर हाथ में तलवार ले सकते हो तो तुम क्षत्रिय हो,
तुम व्यापार करोगे तो तुम वैश्य हो, और जो उत्पादन करता है इस धरती का सीना चीर करके, उसे कह दिया वो शूद्र है। मैं यहां से एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश का आदिवासी किस में आता है? आप भी सोचकर बताओ, क्या इन चारों वर्ण में कोई आदिवासी आता है क्या? नहीं। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में इस देश का आदिवासी आता है क्या? नहीं। हमने जितना समझा है, इस वर्ण व्यवस्था में आदिवासी फिट ही नहीं है, वो अलग से एक संस्कृति है, और उसको भी जानबूझकर आज शूद्र बनाने पर बैठे हुए हैं। और यहां से मैं एक इतिहास जोड़ना चाहता हूं, जैसे आप इस वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं है, वैसे ही इस देश का ओबीसी भी इस वर्ण व्यवस्था जो इंसान को इंसान से को याद करके आपका वोट ले लेगा और फिर कल को आपकी जल जंगल जमीन को बेच देगा। साफ तौर पर यह इशारा करके जा रहा हूं। और वो इतिहास क्या है, इस बात को पूछिए इस देश के नेताओं से। तुमने कहा कि जो हाथ में तलवार ले वो क्षत्रिय है ना, तो बताओ इस गोंडवाना लैंड में हाथ में तलवार किसके हाथ में थी? वो तो इस मुल्क के आदिवासियों के हाथ में थी। तो फिर आदिवासी क्षत्रिय क्यों नहीं है? इसका मतलब तुम्हारी ये वर्ण व्यवस्था झूठी है, हम इसमें फिट नहीं होते, इसलिए हम इसको नकारते हैं। हम कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते? क्योंकि जैसे आपके ऊपर ये थोपा गया है ताकि आपको नीचा दिखाया जाए, आपको अपमानित किया जाए, वैसे ही इस देश के ओबीसी में आने वाली तमाम जातियां, हम तो याद करते हैं 2500 साल पहले मौर्य सम्राट, मगध सम्राट और 16 महाजनपद थे, वो सारे इस देश के पुराने लोग जो आज ओबीसी और एससी एसटी में आते हैं, ये सारे शासक वो लोग थे। मौर्य साम्राज्य, पाल प्रतिहार गुर्जर साम्राज्य, भीड़वाला और गोंडवाना, और उसके बाद यादवों का साम्राज्य, हमारे पुरखे इस देश के शासक रहे हैं। और इन कुछ थोड़े से परजीवियों ने हमें गुलाम बनाने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई है, जाति व्यवस्था बनाई है। हम आज एकजुट होकर के कहना चाहते हैं, हमारे शासक पुरखे रहे तो जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख देना कि तुम इस देश के शासक हो और हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते, इसलिए आपका वोट है तो आपका राज भी होना चाहिए। यह पैगाम आज की तारीख से यहां जाना चाहिए। भाई तलवार हमारे हाथ में, सम्राट अशोक का नाम जानते हैं ना? जब तलवार हाथ में थी तो कलिंग की नदियों का रंग लाल हो गया, और वो कहते हैं कि हम शूद्र हैं। पाल प्रतिहार गुर्जर वंश से लेकर के गोंडवाना में आकर बताओ, भीड़वाड़ा में आकर बताओ कि तलवार की ताकत अगर देखनी है तो एक महिला जो विधवा हो गई थी, जिसके खिलाफ उसके लोग खड़े थे, उसने मुगलों की सेना के छक्के छुड़ाए और 3-3 बार उन्हें पराजित किया। इससे ज्यादा ताकत की बात और आपको कौन सिखाने आएगा? और जब वो ताकत थी तो स्वाभिमान था। क्यों मूर्ति बनाते हैं आप किसी की? ये तो 1500 1600 के बीच का वाकया है, और आज 2023 है। कोई आपसे पूछेगा कि आपको ये मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है, उनसे जाकर बताना, इन मूर्तियों की जरूरत इसलिए होती है कि अपने नई पीढ़ी को यह समझाया जा सके कि जब तुम्हारे लोगों को कोई आएगा बताएगा कि तुम गुलाम हो, तो तुम्हारे बच्चे जब रानी दुर्गावती, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनकी मूर्तियों के सामने खड़े होते होंगे तो सीना तान करके कहते हैं हमारे पुरखे शासक रहे हैं, और उनसे उनका इतिहास जानेंगे तो आपके बच्चों को कोई गुलाम नहीं बना सकेगा। इसलिए इन मूर्तियों की जरूरत होती है। और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, किसी देवी देवता, किसी और की मूर्ति बनाने की बजाय आपने अपने पुरखों की मूर्ति बनाने का काम किया है। और अभी आनंद राय जी और हमारे प्रोफेसर जितेंद्र मीणा, हम लोग जब आ रहे थे तो इनकी तस्वीर एक सोशल मीडिया पर देखी। एक गांव है जहां 5-5 मूर्तियां एक साथ हैं। मैं तो आपको बधाई देता हूं, जहां मूर्ति लगी होगी बड़े दिनों तक तो आसपास कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही होगी। सही है कि गलत? क्या बहुत आसान है क्या ये मूर्तियों को लगा देना? लोग बेचैन हो रहे होंगे
फिर कुछ सरकारी मामा लोग जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको लगा होगा कि ये पीले गमछे वाले तो बड़ा एकजुट हो रहे हैं भाई। आज भी तो यहां से पैगाम जाएगा भोपाल तक कि हुजूर वहां टेंट नहीं था, पानी बाल्टी में रखकर लोग पिला रहे थे, कोई बहुत ऐसी व्यवस्था नहीं थी और कोई बहुत पैसा देकर के लाई गई भीड़ नहीं थी। फिर भी ये पीले गमछे वाले अपनी प्रकृति के सामने इम्तिहान देते हुए पूरे दिन बैठे रहे और उनसे आपको डरना चाहिए। और भोपाल वालों, आज आपको नींद नहीं आ रही होगी, ये हमें भरोसा है। क्यों नहीं नींद आ रही होगी? क्योंकि जिस प्रदेश में 20 से 25% आदिवासी जनता हो, क्या वो वोट देने के लिए एक संख्या है? कौन सा काम आज तक इस मामा मुख्यमंत्री ने ऐसा किया कि वो आदिवासी का वोट लेने आएंगे? कोई काम किया क्या? बताइए आप लोग। No. मैं तो भाई उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहाँ तो रामराज्य आया हुआ है। पता है कि नहीं आपको? हमारे यहाँ तो अलग ही कहानी है रे भाई। आपके यहाँ तो इतने ताकतवर लोग हैं, कहीं जया संगठन हमारे मित्र बैठे हुए हैं। हमारी एक शेरनी बहन, मुझे अच्छा लगा जब ये बहन बोल रही थी और आप उन्हें शेरनी कह के पुकार रहे थे, मगर मैं उनकी पीड़ा के साथ अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। इस देश और दुनिया ने जाति के नाम पर जितना अन्याय किया ना, उससे कम अन्याय महिला और पुरुष के नाम पर नहीं किया। महिलाओं को और दबाया, महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन नहीं जीने दिया। और आज जब आप अपनी एक पुरखा वीरांगना माता दुर्गावती को याद कर रहे हैं और कार्यक्रम में इतनी महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं, तो मैं आपको बधाई देते हुए एक वादा करना चाह रहा हूं। हाथ उठाकर वादा करना, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने घर के बेटा बेटियों को और खासकर महिलाओं को शिक्षा जरूर दिलाना, ताकि वो आंख में आंख मिला करके अपना और तब जब कोई शिक्षित होता है, जागरूक होता है, तब ये पहनने का होता है। और आज मैं इस बात से भी बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि ये जो निवारदी गांव है, इसके बगल निमावर गांव, और हमारी बहन भारती बैठी हुई, हमने खबरों में पढ़ा कि ये धरती आज भी सोने चांदी पैदा करती है, अनाज पैदा करती है, हीरे जवाहरात पैदा करती है, लेकिन इस देश को कुछ लोगों ने ऐसा जाहिल बना दिया कि इंसान नहीं पैदा कर पाती और हैवानों जैसा काम इसी निमावर में हुआ। हम यहां से कड़ी निंदा करते हैं और खबरदार करना चाहते हैं। एक बार तो तुमने कर लिया, और ये जो भारतीय बहन बैठी हुई है, अभी जब बहन ने बताया कि जहां भी अन्याय होता है, जहां भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ये बहन जिसने अपने परिवार को खोया, ये चाहती तो चुपचाप और साथ में घर में बैठ जाती, ये टूट जाती, कमजोर पड़ जाती। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये हर आंदोलन में खड़ी होती है और यहां भी आज आपके सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो मैं आपको बहन ये वादा करना चाहता हूं कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारी आंखों के सामने ये सब हुआ और हम कुछ न कर सके, लेकिन हमारी हिम्मत भी आपको मिले। आप निडर होकर के हमेशा खड़े रहना, आपके भाई आपके साथ खड़े रहेंगे, ताकि हर मुश्किल में आपको अकेला न महसूस हो। और उन जालिमों से ये भी कहना चाहते हैं कि खबरदार, आइंदा कभी ऐसा जरूरत की तो इस देश और दुनिया में जो प्रकृति को पूजते हैं वो करारा जवाब देंगे, इस बात का भी याद रखना। और ये बात कभी भी वहां तक न जाने पाए, इस बात को आप पहुंचाइएगा कि अब आप किसी के जुल्म को सहने वाले नहीं हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी तैयार रहिएगा और भारत के संविधान के हिसाब से करिएगा। और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं साथियों, वक्त बहुत खराब है और आप इस मंच को इसलिए सजाए हैं, देश के आजाद हुए 75 साल हो गए, देश में संविधान लागू हो गया, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आज भी अगर इस देश की आदिवासी आबादी को इस बात के लिए संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े
कि ये जल जंगल जमीन पर हमारा हक है, हम इसे आपको छीनने नहीं देंगे। सजग रहिएगा, कुछ लोग आपके लोगों को तोड़ करके ले जाएंगे, उनको भी पीला गमछा पहनाएंगे। और मैं एक तस्वीर देख रहा था, ये हमारे बड़े भाई आनंद राय जी हैं, बड़े फाइटर व्यक्ति हैं, इन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई कि भोपाल का ये मामा मुख्यमंत्री हो या दिल्ली में बैठे हुए सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जीवन में शायद पता नहीं पीला गमछा कभी लगा हो या ना लगा हो, चुनाव नजदीक आया तो सारे पीला गमछा पहन करके रैली कर रहे हैं, सब पहन लिए पीला गमछा। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपकी ताकत तो ताकतवर हुई। उन्हें पता है कि अगर हम ये गमछा नहीं पहनेंगे तो हमें अपना नहीं मानेंगे, लेकिन ये मामा और फूफा बने लोग अभी भी इस देश के कमेरा लोगों को इतना नादान समझते हैं कि वो पहचान नहीं पाएंगे क्या कि किसके गले में वोट के समय पीला गमछा है और किसके गले में संघर्ष के समय पीला गमछा है। इन दोनों के फर्क को पहचानिएगा। जो मौसम बदलने पर रंग बदल करके आपका वोट लेने आएंगे, सजग रहिएगा। किसानों पर गोली चलवाने वाले, आपके जल जंगल जमीन को छीनने वाले, इस देश का संविधान बदलने की बात करने एक वोट भी गलती से मत दे दीजिएगा। यही मैं आपसे अपील करने आया हूं, वरना हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और हम इसे बचा नहीं पाएंगे। और इससे अच्छा मैं इस आयोजन समिति के लोगों के सुर में सुर मिलाकर कर रहा हूं। हमारे यहां ओबीसी की जनगणना हुई है, आखिरी बार मुझे पर्ची मिल गई है जिसमें पता होना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं कि हमारी आबादी कितनी है। और इसलिए जिस देश में भेड़ बकरी को गिना जाता है, पेड़ पौधे को गिना जाता है, जंगल को गिना जाता है, वहां इंसान को जाति के हिसाब से गिना ही नहीं जाता। क्यों पता है? बिहार अभी जाति जनगणना करवाया, जाति जनगणना करवा के बिहार में क्या पता चला पता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर में हूं और यहां से आपको पैगाम देना चाहता हूं। बिहार में जब जाति जनगणना कराई तो पता चला कि 85 से 90% वो लोग हैं जो एससी ओबीसी में बांट गए हैं, जो हाथ से श्रम करके अपनी मेहनत से गुजारा करते हैं, और 10% केवल वो लोग हैं जो परजीवी हैं, हमारी मेहनत के ऊपर परजीवी बन के गुजारा कर रहे हैं। 10% है। अब असली खेल क्या समझ में आया? जिनकी आबादी 10%, उनके प्रोफेसर 90%, उनके डॉक्टर 90%, उनके पास जमीन 90%, उनके पास संपत्ति 90%, उनके पास बिजनेस व्यापार 90%, और हम 90% लोगों के पास 10% भी ये चीज नहीं। बताओ, हमारे ये प्रोफेसर जितेंद्र मीणा दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं, हमने आगे लगा क्या है 2020 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1% भी शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रोफेसर नहीं है। अगर आबादी आपकी 8 से 9% है तो आपके क्या 8 से 9%, 10% प्रोफेसर आदिवासी के नहीं होने चाहिए? आपको पता है कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज आदिवासी नहीं है? फिर सुप्रीम कोर्ट किसका है? अगर वहां कोई हमारा जज नहीं, हमारा कोई देश में वकील नहीं, हमारे प्रोफेसर नहीं, हमारे डॉक्टर नहीं, हमारे इंजीनियर नहीं, और इन जमीनों पर हमारा मालिकाना हक नहीं, तो ये देश हमारा कैसे है? ये देश हमारा है क्योंकि हमारे पुरखों ने लड़कर हमारे लिए बनाया है। लेकिन थोड़े से लोग हमारे लूटने संपत्ति आए हैं। आओ एकजुट हो जाएं कि अपने हक हुकूक के लिए किसी और को लूटने न दें और अपना हक अपने हाथ में ले, तब जाकर के ये देश सबका बनेगा। हम ओबीसी समाज के लोग अपने आदिवासी भाइयों बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हमारी संस्कृति बहुत हद तक एक है, हमारी दर्द एक है, इसलिए हमारी दवा एक रहेगी। आप सबको मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल है, उल गुलाम जिंदाबाद है, सेवा जोहार है। हम लड़ाई मिलकर लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक संविधान को बदलने वालों को कुर्सी से न बदल दें। भोपाल में सरकार बदलिए, दिल्ली में सरकार बदलिए, और यहां से कोई शासक निकलकर विधानसभा में बैठे जो हमारे और आपके लिए फैसला ले, उसको वोट दीजिएगा। इस बात को याद करते हुए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।